नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बढ़िया हाल हो। अभी तक हमने हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं लोकतांत्रिक राजनीति के, प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर। अब हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की ओर। 3 नंबर चैप्टर में क्या है? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। यानी अब हम बात करेंगे जाति की, धर्म की और लैंगिक मसलों की। यानी इसमें एक शब्द कॉमन आ रहा है, वो है मसले। अगर हम मसले शब्द का अर्थ करें तो हम इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विवाद, या इस पर किस प्रकार से जो है वो समस्या बनी हुई है, किस प्रकार से ये एक विवाद का कारण है। मसले मसला ना, वो आपने जोड़ोगे भी जोड़ना सुलटाओ तो वो मसला होता है। यानी किसी विवाद के बारे में बात करेंगे तो जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर प्रत्येक व्यक्ति को बात करना आवश्यक है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से गलती चल रही है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इनमें से तीनों में से पहले किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके ऊपर बात करना प्रारंभ करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है लैंगिक मसले। कौन से मसले? लैंगिक मसले। देखो भाई, लैंगिक मसलों में क्या होता है कि जब किसी भी समाज में या किसी भी जगह पर उस किसी व्यक्ति के विशेष लिंग के आधार पर उसके साथ या तो भेदभाव किया जाए, भी किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर या तो उसके साथ भेदभाव किया जाए या उसे समान अधिकार न दिए जाए, तो वो क्या कहलाता है? वो लैंगिक मसले कहलाता है। बात समझिए। यानी जब किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर जो लिंग प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उसके साथ या तो समान अधिकार ना दे उसको, या उसे समान अवसर ना दिया जाए, और इसके साथ साथ उसके शोषण का कारण भी उसका लिंग बने, तो उसे लैंगिक मसले कहा जाता है। अर्थ तक तो कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करा, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके अंदर जो लड़के हैं उनको लड़कियों की तुलना में ज्यादा अच्छा दिखाया जाता है, और लड़कियां जो है उनको लड़कों से कम माना जाता है। खासकर जहां हम रह रहे हैं वहां उसमें तो पक्का ही माना जाता है, और वैसे पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार से चलता रहता है। यानी लड़के जो हैं वो लड़कियों से काफी ज्यादा उनको ऊंचा रखा जाता है, लड़कों को ज्यादा श्रेष्ठ और योग्य माना जाता है, जबकि लड़कियों को उतना श्रेष्ठ और योग्य माना जाता नहीं है। इसी कारण से लड़कियों को उनके जीवन का अधिकार, यानी उनको जीवन को अपने अनुसार जीने का अधिकार भी दिया जाता नहीं है। उन्हें जो अपना पूरा जीवन है वो अपने माता पिता के अनुसार, बड़ा भाई है तो उसके अनुसार, और उसके बाद अपने पति के अनुसार जीना पड़ता है। इस प्रकार की जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है कि लड़के अच्छे हैं, लड़के श्रेष्ठ हैं, लड़कियां उतनी श्रेष्ठ नहीं है या वो कम है, इन सब के कारण क्या होता है? फिर लड़कियों का जो शोषण होता है उसका ये प्रमुख कारण बनता है। किस प्रकार से, उसकी बात करते हैं कि किस प्रकार से लड़कियों के शोषण का प्रमुख कारण बनता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो भारत में जहां आप पुरुषों की साक्षरता दर की बात करोगे, किसकी? पुरुषों की साक्षरता दर की बात करोगे तो वो 76% है, यानी 76% है। कि साक्षरता का मतलब समझाना है कि पढ़ा लिखा लोग, कि पढ़े लिखे हुए कितने लोग हैं। तो 100 में से 76 जो पुरुष हैं वो साक्षरता ग्रहण किए हुए हैं, यानी वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हैं। और यहीं पर अगर आप महिलाओं की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? महिलाओं की साक्षरता दर की बात करोगे तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो मात्र 54% है। अंतर देख रहे होगे, 22%। यानी अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर जहां 76% है, वहीं पर महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो मात्र 54% है। कितनी कम हो गई? लगभग 22% कम हो गई। किस कारण से? सिर्फ इसी कारण से कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष से श्रेष्ठ नहीं है। कर्णों की लास्ट में, अगर उर्दू हमारी भाषा में बोले मारवाड़ी में, तो कर्णों की आगे जाके चुलो चौको तो करना है, रोटी टुकड़ा ही तो बनाओगी। ये हमने कुछ शब्द पकड़ रखे हैं। इसके कारण क्या होता है? महिलाओं को जो है वो उच्च शिक्षा भी दी जाती नहीं है, यानी 8th क्लास तक या 10th क्लास तक पढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण वो पढ़ना लिखना जान जाए तो हल्का फुल्का, और उसके अलावा उनको आगे की पढ़ाई यानी उच्च शिक्षा भी दी जाती नहीं है। अर्थ तक बात समझ गए? यहां तक बात समझ गए? आगे चलो, क्या इतना ही कारण है? नहीं। अगर ये कारण हो तो क्या पता महिलाएं बेचारी फिर भी सब्र कर ले। तो दूसरा जो कारण है वो ऐसा कारण है कि पुरुषों को जो हमने श्रेष्ठ दिखा दिया गया है, उसके कारण से क्या होता है कि पुरुष समाज जो है उसके दिमाग की मानसिकता इस प्रकार से होगी, वो किसी न किसी प्रकार से अनेक प्रकार के
रस्ते निकाल लिए हैं जिससे महिलाओं के साथ शोषण किया जा सके या महिलाओं का शोषण हो। इस प्रकार की कई कुरीतियां प्रारंभ हो गई है। जैसे इसमें से एक है घरेलू हिंसा, इंग्लिश में बोले तो डोमेस्टिक वायलेंस। क्या होता है घरेलू हिंसा? भाई आपकी बुक में नहीं है पर फिर भी समझा देते हैं क्योंकि काम की चीज है। घरेलू हिंसा क्या होता है? घरेलू हिंसा का मतलब होता है कि जब किसी भी महिला के साथ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उसे अपमानित किया जाए, उसका शोषण किया जाए, तो वो घरेलू हिंसा के तहत कहलाता है। इन तो कोई दिक्कत वाली बात कौन लगी मेरे हिसाब से। अब अरे मेरे भाई साहब की खेड़ी बात है, वो बात याद आ जाए वो मैं तुम्हें बता दूं कि घरेलू हिंसा कौन करता है? घरेलू हिंसा वही पुरुष करता है जिसके अंदर बाहर ताकत दिखाने की शक्ति नहीं होती। जिसमें बाहर ताकत दिखाने की शक्ति नहीं होती, वो घर पर आकर अपनी महिला को ताकत दिखाता है। बात समझ गया ना? तो घरेलू हिंसा कौन करे? ये आदमी करे। चलो आगे। एक और भ्रूण हत्या, सभी ने सुना होगा। इसके बारे में तो मेरे को ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, है क्या? भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या यानी कि जब किसी बच्ची को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है, उसका लिंग पता करके कि वो बच्ची है, वो महिला है या वो स्त्री है। स्त्री तो क्या है, बेचारी छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी, उसको मार दिया जाता है तो वो भ्रूण हत्या कहलाता है। यानी गर्भ के अंदर ही लिंग पता करके उसको मारना भ्रूण हत्या कहलाता है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसी कारण से तो हो रहा है ना कि महिला बच्ची जैसी होगी तो उसको एक नाम बोले राजस्थानी में कि बेटियां तो बोझ हो, सुने लोगों कि बच्चियां तो बोझ होती है। तो इस कारण से क्या करते हैं, उनको पहले ही मार दिया जाता है कि ये होगी बोझ को काम होशी, इस प्लान पहले से हटा दो, इसलिए उनको भ्रूण के अंदर ही मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, ये जो है इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण जो है महिलाओं की स्थिति है वो लगातार खराब होती जाती है, उनके साथ शोषण जो है बढ़ता जा रहा है। अब घरेलू हिंसा आप समझ गए, भ्रूण हत्या आप समझ गए। भ्रूण हत्या से एक और समस्या खड़ी होती है जिसे बोलते हैं हम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है भाई? लिंगानुपात कि 1000 लड़कों पर, किस पर? 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या होगी, 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या होगी वो लिंगानुपात कहलाता है। कि अगर 1000 लड़के हैं तो उन पर लड़कियां कितनी है वो लिंगानुपात के अंतर्गत आता है। अगर भारत की बात करें आपकी बुक के अनुसार तो उस समय जो लिंगानुपात है वो 919 है। यानी अगर 1000 लड़कों का जन्म हो रहा है, 1000 लड़कों का जन्म हो रहा है तो वहां पर जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो मात्र 919 ही है। कितनी कम हो गई? लगभग 81 महिलाएं कम हो गई। अब सोचो वे 81 आदमी तो सीधा सीधा कुंवारा रह गया, बोलेगा कि 81 लोग तो ऐसे हो गए, बच्चे हो गए जिनकी आगे शादी नहीं होगी। एक चीज तो केवल शादी के लिए महिला की आवश्यकता है ना, महिलाएं तो प्रकृति है, जननी वही है। संसार का निर्माण किस प्रकार कहते 991 है ना बस ऋषि। तो ये जो 919 बच्ची है, सॉरी 991 नहीं 919 बच्ची हैं, ये भी तो अगर इसी मानसिकता के साथ चलते रहे तो इनमें लगातार और गिरावट नहीं आएगी क्या? अगर इसी मानसिकता के साथ चलते रहे तो इनकी संख्या में तो और गिरावट आएगी, तो ये तो आगे जाके और समस्या का कारण बनेगा। तो बात समझ रहे हो ना कि महिलाओं के साथ जो है वो मात्र इस आधार पर कि वो महिलाएं हैं, अब इसमें वो क्या कर सकती हैं? भी किसी भी व्यक्ति के जन्म के अंदर उसका क्या योगदान होता है? कोई योगदान नहीं होता। अब वो क्या करेगी? वो बेचारी महिलाएं बन गई। और सबसे बड़ी बात कि कहां हो रहा है? भारत में, जहां कहा जाता है कि यत्र नारीत्य पूज्यते तत्र देवता रमनते, कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता रमन करेंगे। यानी वहीं पर देवताओं का निवास होगा जहां पर महिलाओं की पूजा होगी, जहां पर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती जैसे हमने इतने महान शक्तियों के रूप में स्त्री को देखा है, वहां पर भी हम हमारी नीचता छोड़ने को तैयार नहीं। देखो इससे बड़ी और घटिया बात क्यों होगी? कुछ होगी? कोई होगी कैसे घटिया बात कि जहां पर माँ को, एक स्त्री को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, पत्नी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है, वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है? और इसके जिम्मेदार कौन है? सभी है। किसी एक को, किसी एक पर्टिकुलर कारक को इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कौन नहीं? तो इसलिए इस मूर्खता को छोड़ने की आवश्यकता है। ना तो पुरुष श्रेष्ठ है, ना ही महिलाएं श्रेष्ठ है। पुरुष और महिला एक दूसरे का पूरक है।
क्या है, पूरक है। अर्थात पुरुष के बिना महिला पूर्ण नहीं और महिलाओं के बिना पुरुष पूर्ण नहीं है। अब एक अंदर ज्यादा डिटेल में क्योंकि तो 10th क्लास का बच्चा हो जो जीके पढ़ रहा है, बन आगे और जब पर्टिकुलर जीके चलाऊंगा जब एक अंदर और बढ़िया समझाऊंगा, थाना भी चीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व कर सही कौन है। तो बात समझ गया ना कि लैंगिक मसलों के अंदर क्या है कि लिंग के आधार पर जब किसी के साथ शोषण किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है, उसे समान अधिकार नहीं दिए जाते, समान अवसर नहीं दिए जाते, तो वो लैंगिक मसला कहलाता है। और महिला, इसके अंतर्गत भारत की बात करें तो भारत में जो महिलाएं हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना गया है पुरुषों की तुलना में। उनको ये मानते घर का काम करेंगे, मर्द बाहर का काम करेंगे, श्रेष्ठ है, योग्य, ये सब पहले ज्यादा नहीं जाएंगे अंदर। साक्षरता 76%, महिलाएं 54%, उच्च शिक्षा इनको दी नहीं जाती है, घरेलू हिंसा होती है इनके साथ, भ्रूण हत्या होती है जिसके कारण लिंगानुपात है वो 1000 पर मात्र 919 ही रह गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, 110% किया जा रहा है। कितना? 110%। क्या उपाय किए जा रहे हैं उनकी बात करते हैं कि क्या इसके लिए उपाय किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्रथम, नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन ये क्या है भाई? यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा हासिल कर ली है, जो एक बड़े सक्षम पद तक पहुंच गई है, जब उन महिलाओं ने ये प्रयास किया कि भाई हम तो पहुंच गए लेकिन उन महिलाओं तक को भी वापस यहाँ पर खींच के लेके आना आवश्यक है, उनके लिए भी हमें प्रयास करना आवश्यक है, जो बेचारी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, दबी कुचले जगह पर दबाई जा रही है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? नारीवादी आंदोलन प्रारंभ किया। यानी बहुत सारी महिलाएं जो है शिक्षित थी, बड़े पदों पर थी, उन्होंने मिलकर अलग अलग जगह पर सरकार के सामने, लोकतंत्र में जो मीडिया होती है उसके सामने, या जो जो भी उनके पास साधन थे उन सभी साधनों का प्रयोग किया और अपनी आवाज प्रत्येक वर्ग तक, प्रत्येक जगह तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि महिलाओं को उनके वो अधिकार मिल सके जो उनका वास्तविकता में अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार, बिल्कुल उनका अधिकार है, बिल्कुल उनका अधिकार है, जबकि भारतीय संस्कृति में तो महिलाओं को पुरुषों से भी ऊपर अधिकार दिया गया है। इसलिए जब हम विवाह करने जाते हैं तो कन्या का दान किया जाता है। और दान किसको दिया जाता है? दान हमेशा जो हमसे नीचा है उसी को दान दिया जाता है। भी जो हमसे श्रेष्ठ है वो हमसे दान क्यों लेगा? यानी पुरुष को जो है, वो वर्ग को जो है, वो कन्या से नीचा दिखाया जा रहा है यहां पर, कि वो उससे श्रेष्ठ नहीं है, उसको दान मिल रहा है, यानी वो याचक है। तो इसलिए हमारे जिस प्रकार समाज में अंदर उनको समानता का अधिकार नहीं है, ऊंची है, लेकिन फिर भी इनको आज जो वर्तमान परिस्थिति बनी है किसी भी कारण से, उसके निकालने के लिए इन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये प्रयास किया कि ये लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हैं, जिससे उनको क्या करे, उनको उनकी शिक्षा का अधिकार मिले, उनको समानता का अधिकार मिले और उनको समान अवसर भी मिले, जिससे क्या हो, वो भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और अपने जीवन को अपने अनुसार जी सके, सशक्ति से जी सके और अपने साथ इस समाज का निर्माण कर सके। इसके लिए लगातार नारीवादी आंदोलन चलाए जाते हैं, जिनमें उनकी शिक्षा पर जोर दिया जाता है, उनके साथ जितने भी प्रकार के जो शोषण किए जाते हैं इनके विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई जाती है, इनको समानता का अधिकार मिले, इसके लिए भी क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। ये सभी के सभी प्रयास किए जाते हैं ताकि इनका भी क्या हो, विकास हो और महिलाओं को भी उनके दबे कुचले वर्ग से निकाल लिया जाए। और ये तो नारी है, अपने लिए कर रही हैं, इनके अलावा भी किया जाता है। किसकी? इनके अलावा जो 3 नंबर है, सॉरी जो 2 नंबर है, वो है राजनीतिक उपाय। क्योंकि भाई हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो राजनीति है, क्या वो भी इसके बारे में कुछ सोचती है? बिल्कुल सोचती है, निश्चित रूप से सोचती है। वो भी इस चीज को मानती है कि हाँ, महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से शोषण तो किया जा रहा है, उनको उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तो इसके लिए क्या करती है? इसके लिए ये करती है कि ये महिलाओं के पद आरक्षित कर देती है। क्या कर देती है? महिलाओं के पद आरक्षित कर देती हैं और इनको अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाती है। जैसे उन पे भी बात करेंगे। महिलाओं के लिए पद क्या कर देती हैं? आरक्षित कर देती है। किसमें? चुनाव के अंदर। जैसे अगर स्थानीय सरकार के चुनाव होंगे, सबसे पहले इनके अंदर किया गया था कि अगर स्थानीय सरकार के चुनाव है, स्थानीय सरकार के चुनाव है तो उसमें 33% यानी 1/3
जो पद है वो पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यानी अगर 100 सीटों के ऊपर चुनाव होगा तो उसमें 33 पर सिर्फ महिलाएं आके बैठ सकती हैं, अन्यों का कोई अधिकार नहीं है। अब इससे ये फायदा होता है कि 33 सीटों पे तो आपको महिलाओं को लेना ही लेना पड़ेगा, यानी 33 योग्य व्यक्ति तो 33 योग्य महिलाएं तो वहां पर पहुंच जाएंगी जो अपनी आवाज उठा सकती है, इसलिए इसके अंदर कर दिया। और वर्तमान समय की बात करें तो भारत की लोकसभा के अंदर भी जो है वो महिलाओं के लिए पद आरक्षित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि लैंगिक मसला क्या होता है, उससे किस प्रकार से समाज को नुकसान हो रहा है, और समाज को नहीं भारत की संस्कृति को भी नुकसान हो रहा है, कि हमारी संस्कृति ये नहीं थी उसको भी नुकसान हो रहा है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके लिए किस प्रकार से उपाय किए जा रहे हैं, किस प्रकार से खुद महिलाएं अपने लिए प्रयास कर रही हैं, और किस प्रकार से जो राजनीतिक उपाय है, जो सरकार है वो भी इसके लिए उपाय कर रही है। और इसके साथ एक तीसरा भी उपाय किया गया जिससे क्या महिलाओं को पूर्णतः फायदा मिले, वो क्या है, वो है समान मजदूरी अधिनियम। समान मजदूरी अधिनियम, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी भी जगह पर अगर कोई पुरुष और महिला एक समान काम कर रहे हैं, एक योग्यता के साथ है और एक पद के ऊपर है, तो महिलाओं को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना उस पुरुष को दिया जा रहा है। बात समझ गया ना, कि किसी भी महिला के साथ सिर्फ उसके लिंग के आधार पर यहाँ पर उसका वेतन कम नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार की सुविधा कम नहीं की जाएगी, जितनी पुरुषों को मिल रही है उतनी महिलाओं को मिलनी चाहिए। जैसे सपोज करें, इसके लिए क्या उदाहरण दें, तो ये मान लीजिए कि कोई अध्यापक है, किसी भी श्रेणी का कोई अध्यापक, अगर उसी श्रेणी के अंदर उसी योग्यता के साथ किसी महिला को पद मिलता है वो सेम का सेम, तो दोनों का जो वेतन है वो एक समान रहेगा। क्यों करते हैं छोड़। यहां तक हमने क्या हुआ, लैंगिक मसलों के आधार पर पुरुष और महिलाओं के अंदर जो भेद हो रहा था उसके ऊपर बात कर ली है। आपकी किताब में इतना ही है, लेकिन अब आप इतने मेच्योर तो हो गए कि आपको ये बात बता दी जाए कि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं और पुरुष, इनमें सिर्फ महिलाओं के साथ ही भेदभाव नहीं होता है। एक और वर्ग है जिसके बारे में तो कभी बात ही नहीं की जाती या बहुत कम बात की जाती है, वो वर्ग है नपुंसक वर्ग, जिसको अपन ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं। इस वर्ग के साथ भी शोषण किया जाता है, इसको भी सामान्य व्यक्तियों की तरह देखा जाता नहीं है। परंतु उसके बाद भी हमारा शायद दुर्भाग्य है कि हम इन दो की बात करते हैं, क्योंकि हमसे एक बार जो हमारे एकदम बराबरी का अधिकार है जो उसके बारे में भी बात नहीं हो रही है, उसको भी हम बराबरी का अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। तो शायद इसी कारण से उनकी बात कम की जाती है, लेकिन उनका भी वो अधिकार है, वो भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति ही है वो। उनमें भेद क्या है, हमारी तरह सांस ले रहे हैं, हमारी तरह खा रहे हैं, हमारी तरह पी रहे हैं, तो फिर भेद किसी प्रकार का नहीं है। सभी उसी एक आत्मा के द्वारा पोषित है, सभी उस ईश्वर के द्वारा संचालित है। तो उसके बावजूद भी हम इस तीसरे वर्ग की तो कभी बात ही नहीं करते। शायद ये हमारा दुर्भाग्य है, पर अगर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द हो इसके अंदर भी इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमारी महिलाएं हैं इनको बराबरी का अधिकार मिले, उनको भी बराबरी का अधिकार मिले। इसके साथ आज हमने हमारे पाठ का एक पहला पहलू लैंगिक मसले कंप्लीट कर लिया। अब ईश्वरी कृपा रही तो पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।